नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने कमान संभाल लिया और एक बड़ी चुनौती बन गई हैं ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के लिए। शुभेंदु अधिकारी को मुंहतोड़ जवाब ममता बनर्जी दे रही है और शुभेंदु अधिकारी बैक फुट पर जाते हुए नजर आ रहे हैं और साफ भारतीय जनता पार्टी की धांधली और चोरी नजर आ रही है। ममता बनर्जी ने बंगाल में हाईकोर्ट के अंदर कोलकाता हाईकोर्ट से जो जीत हासिल की है वह भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के लिए बहुत संकट भरा हो सकता है। हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है, चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है कि कोई भी सीसीटीवी फुटेज, ईवीएम मशीन, वीवीपैट पर्ची या वह दस्तावेज चुनाव से जुड़े, वोटर लिस्ट हो या जो भी, किसी भी के साथ भी छेड़छाड़ न की जाए और सभी को सुरक्षित रख दिया जाए। यानी कि कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज भी पेश करने पड़ेंगे और 100 सीटों पर ममता बनर्जी ने यह कहा है कि सीसीटीवी कैमरे दिखाए जाए क्योंकि धांधली हुई है। 150 सीटों का हेरफेर करने की आरोप लगाई है टीएमसी ने, ममता बनर्जी ने। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा धांधली करके चुनाव जीता है और चुनाव आयोग ने साथ दिया है, यह ममता का आरोप है। लेकिन ममता को जो साथ मिला कांग्रेस का, उनकी हिम्मत बढ़ी और वैसे भी ममता बनर्जी जुझारू नेता कही जाती रही है। ममता बनर्जी ने इतना कुछ भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनके साथ छल कपट और प्रताड़ित किए जाने के बावजूद ममता बनर्जी ने जो कमर कसी और चुनौती बनी है, अब टीएमसी कार्यकर्ताओं के अंदर हिम्मत आ रही है और वह टीएमसी कार्यकर्ता ममता बनर्जी के साथ सड़कों पर दिखा रहे हैं और उन बागी नेताओं के खिलाफ सड़क पर उतर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार यह चीजें बंगाल में चल रही हैं। अब जब हाई कोर्ट का आदेश आया और सुनवाई शुरू हो गया है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के होश उड़े हुए हैं, शुभेंदु अधिकारी के भी होश उड़े हुए हैं, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के लिए भी संकट हो सकता है। अब इन सभी चीजों के बीच जिन टीएमसी विधायकों और सांसदों को तोड़ा गया है, वह विधायक एक होटल में बैठक करके और अपने आप में कोई अध्यक्ष तो कोई कुछ तो कोई कुछ बन गया और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को पार्टी से निकालने की घोषणा की। वह निकालने की बात कर रहे हैं जिन्होंने कुछ टीएमसी के लिए किया ही नहीं है और कोई पद भी उनके पास नहीं है। ऐसे में कोर्ट में भी ममता को जीत मिलती हुई नजर आ रही है। ममता का संविधान जो टीएमसी का बना हुआ है, वह टीएमसी का संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता कि यह जा करके इस तरह से चले जाए। इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। एक दर बदल कानून 2/3 का होता है, लेकिन इन्हें बाहर निकल के पार्टी बनानी पड़ेगी या किसी पार्टी में विलय करना पड़ेगा। और विलय करते हैं तो सिंबल कैसे मांगेंगे, पार्टी बनाते हैं तो कैसे मानेंगे, और यह प्रूफ नहीं कर सकते कि यह इस पार्टी के मालिक हैं। ऐसे में ममता बनर्जी के 440 करोड़ रुपए को फ्रीज कर दिया गया। ममता बनर्जी के ऊपर आर्थिक चोट भारतीय जनता पार्टी ने मारी, लेकिन ममता बनर्जी के 20 सांसदों को तोड़ करके भी भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे पूरे नहीं हो रहे हैं। उसके सपने चकनाचूर होते हुए नजर आ रहे हैं। अब इंडिया गठबंधन पूरी तरह से बिखर गया है। इंडिया गठबंधन रहा नहीं, टूट फूट चुका है, खत्म हो चुका है। सब अलग अलग अपनी अपनी राह तलाश लिए हैं। कोई बिक गया, कोई कंप्रोमाइज हो गया, कोई समर्थन में चला गया, सब उसी थाली के चट्टे बट्टे निकले। लेकिन कांग्रेस जो कभी न बिकने वाली और एक चुनौती बनने वाली, वह मोदी के सामने राहुल गांधी के रूप में पहाड़ बन करके इनके सामने खड़ा हो गया है। ऊंट जब पहाड़ के साथ नीचे जाता है, पहाड़ के पास जाता है, तो उस ऊंट को
उस पहाड़ की ऊंचाई का एहसास होता है कि पहाड़ तो उससे बहुत ऊंचा है। यही मोदी और राहुल के बीच का फर्क है। मोदी प्रताड़ित कर सकते हैं, संस्थाओं का गलत दुरुपयोग कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी को झुका नहीं पा रहे हैं। और कांग्रेस जब ममता बनर्जी के साथ खड़ी हो गई है तो ममता बनर्जी की ताकत दुगुनी नहीं 4 गुनी हो गई है। यह डर भाजपा को सताने लगा है। अब पूरे देश में जिस तरह से कांग्रेस सड़क पर उतरी है और युवाओं का साथ मिल रहा है, तो मोदी सरकार हिल रही है। मोदी सरकार चारों तरफ से फंसी है। एक तरफ राम मंदिर से 200 करोड़ रुपए के चोरी का इल्जाम लग चुका है बड़े बड़े नेताओं पर, और एसआईटी की रिपोर्ट लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। बड़े मगरमच्छों को छिपाने की कोशिश है। लेकिन इसी बीच जब अमित शाह को लेकर के चर्चा शुरू हो जाए कि मध्य प्रदेश के अंदर मोहन यादव मुख्यमंत्री ने 1 रुपए में 500 करोड़ की जमीन दे दी है, तो फिर समस्या बड़ी है। या कोई और नहीं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश के जीतू पटवारी का कहना है। ऐसे में जीतू पटवारी और पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का उल्लेख किया और जवाब मांगा। वह जवाब इस सरकार के पास नहीं है। मोहन यादव का पूरा परिवार 164 एकड़ जमीन उज्जैन के अंदर ले रखा है, महाकालेश्वर के आसपास। सरकारी प्रोजेक्ट वहां जा रहा है, इसकी सूचना मोहन यादव ने ही दी है। इस तरह के आरोप लग रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बड़े बड़े तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, बड़े मगरमच्छ भी नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी के पीएमओ के अंदर भी घोटाले बड़े हो रहे हैं। महादेवन ऐप को लेकर के छत्तीसगढ़ चुनाव के वक्त जब भूपेश बघेल के ऊपर लगा आरोप कि 5 करोड़ रुपए महादेवन ऐप से लिए गए हैं, जांच में कुछ नहीं निकला, लेकिन 50,000 करोड़ रुपए की हेराफेरी महादेवन ऐप से पीएमओ के अंदर खबरें निकली और अधिकारियों के इस्तीफे भी हुए। ऐसे में चिंता की बात यह है कि इस देश के साथ नाइंसाफी हो रही है। नीतीश कुमार फंसे हुए हैं। सम्राट चौधरी सीएम की कुर्सी से कब हटा दिए जाएंगे, इस बात की गारंटी नहीं है। नीतीश कुमार को समझ नहीं आ रहा है अब क्या करे और न करे, फंस गए हैं। अब तो इंडिया गठबंधन भी टूटकर बिखर चुका है। अब जाएंगे तो कहां जाएंगे? क्या अपने पार्टी के भविष्य को खत्म कर देंगे मोदी के साथ रह करके? यही चुनौती उनके सामने अपनी पार्टी बचाने की है। सरकार गिराने की हैसियत तो अब रही नहीं। जो नीतीश कुमार कहे जाते थे कि दाहिना हाथ क्या करता है बाएं हाथ को पता नहीं चलता, वह नीतीश कुमार खुद उनका क्या होगा यह उनको पता नहीं चल रहा है। ऐसे में पार्टी के अंदर एक आशंका बढ़ती जा रही है कि जेडीयू का क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी पंख काट देगी। अपने बेटे निशांत कुमार को ला करके भी नीतीश कुमार खुश नहीं है, क्योंकि उनके भविष्य को उज्जवल इन्हें लग ही नहीं रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सीएम बन चुका है और सम्राट चौधरी बैकफुट पर जा चुके हैं। सम्राट चौधरी के आते ही अपराध जिस तरह से बढ़ा है और फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं, सम्राट चौधरी के बस में बिहार रहा नहीं। इतिहास का सबसे काला दिन सम्राट चौधरी का कुछ चंद दिनों का कार्यकाल रहा। 4.06 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा बिहार, जो हर दिन 63 करोड़ और महीने का 23,000 करोड़ रुपए भरता है, वह बिहार 12,000 करोड़ रुपया कर्ज आरबीआई से लेता है जब सम्राट चौधरी सीएम बनते हैं। लेकिन फिर भी वेतन और पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है, और वेतन और पेंशन लोग ना मांगे इसके लिए अधिकारियों की जांच शुरू हो जाती है, जो एक चिंता का विषय है। लेकिन अब सम्राट चौधरी की कुर्सी जानी तय मानी जा रही है। 6 बड़े मंत्रियों के या नेताओं के इस्तीफे होने वाले हैं। वह कौन कौन है, कौन कौन उसमें आता है, यह भी देखना होगा। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार क्या अपना जेडीयू का सीएम बना पाएंगे जब ऐसा मौका आएगा, या नरेंद्र मोदी अमित शाह बिहार के सीएम कोई ऐसा भेजेंगे जो आरएसएस का हो? तब फिर नीतीश कुमार के लिए संकट हो जाएगा। कभी भी उनकी पार्टी अस्तित्व में नहीं आ पाएगी। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू के साथ भी धोखा इस सरकार, इस पार्टी के खून में है कि वह धोखा हर किसी को देती है।
चंद्रबाबु नायडू के 16 और 2 पवन कल्याण के 18 सांसदों पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और वह शिकंजा इस कद्र कद रहा है कि मोदी को चंद्रबाबु नायडू को समझ नहीं आ रहा है कि मोदी को जवाब क्या दे। अमित शाह कहते हैं या हमारे साथ चुपचाप पड़ा रहो या हमारा मुकाबला करने के लिए तैयार रहो, यानी कि पार्टी तोड़ दी जाएगी। वैसे ही जैसे टीएमसी तोड़ी गई, वैसे ही जैसे शिवसेना उद्धव ठाकरे की तोड़ी गई। अब ऐसे में चंद्रबाबु नायडू मौसम वैज्ञानिक कहे जाते थे। मौसम वैज्ञानिक तो छोड़िए, अपना भविष्य बचाने के लायक भी नहीं बचे। चंद्रबाबु नायडू इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री पद से अपने बेटे नारा लोकेश को सीएम बनाना चाहते थे ताकि 3 साल का कार्यकाल उनको मिल जाए और आने वाले चुनाव में वह अपने दम पर चुनाव जीतने की ताकत रख सके। लेकिन इस्तीफा देना तो दूर, पार्टी बचाने की चुनौती सामने आ गई। 18 सांसद कब टूट के भाजपा में चले जाएंगे या बचेंगे, इसकी गारंटी नहीं है। और 29 में चुनाव हुआ तो चंद्रबाबु नायडू कहीं ऐसा ना हो कि ममता बनर्जी का हाल हो जाए या नवीन पटनायक का। जब चुनौती ही है तो किसी भी हद तक भारतीय जनता पार्टी जा सकती है। एसआईआर शुरू हो रहा है, आंध्र प्रदेश के अंदर वोट काट दिए जाएंगे और वोट जोड़ दिए जाएंगे। दुर्भाग्य यह है कि जो वोट जोड़े जाएंगे वो फर्जी वोट होंगे और पहले से ईवीएम में डाल करके आएंगे। ऐसे में चंद्रबाबु नायडू को चिंता तो सता रही है कि ममता बनर्जी का जो हाल हुआ वही इनका होगा, लेकिन कर कुछ पा नहीं रहे। ऐसे में क्या इतनी क्रूरता इस सरकार में बढ़ गई है कि सहयोगी दल भी आशंकित और डर में है। राहुल गांधी यही बात कहते हैं कि डरना बंद करो, डराने वाला खुद डर जाएगा। यही वजह है कि राहुल डरते नहीं है तो सरकार डरती है। पार्लियामेंट में भी बोलने से रोका जाता है, सड़क पर भी अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, रैलियों की इजाजत नहीं दी जाती, सड़क से भगा दिया जाता है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी डट कर खड़े रहते हैं। अब जिस तरह जेएनजी को जगा रहे हैं या पेपर लीक पर्चा रद्द को लेकर के मुद्दे उठाए हैं, उससे यह सरकार पूरी तरह से घिर गई है। इस बात का प्रूफ तब मिला जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक अपने इंटरव्यू में यह कहा कि गलती तो हुई है, हम मानते हैं, लेकिन राहुल गांधी को यह देश माफ नहीं करेगा। पहले अपनी तो चोरी छिपा लो, अपने तो खुद पहले सही हो जाओ, उसके बाद दूसरों को कहना। धर्मेंद्र प्रधान को यह लगा कि राहुल जिस कदम पर चल रहे हैं उससे धर्मेंद्र प्रधान की तो कुर्सी जाएगी ही। अगर युवा जाग गए अगर कहीं, तो कहीं ऐसा ना हो कि मोदी की सरकार चली जाए और सरकार गई तो धर्मेंद्र प्रधान का पूरा जीवन जेल में कटेगा। यह धर्मेंद्र प्रधान को एहसास है। अब बहुत अच्छे कलाकार हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री। रोना भी इन्हें आता है और चेहरे गिराना भी आता है, ढंड कमंडल भी करना आता है, पाखंड भी करना आता है। जब सरदार ही इनका पाखंडी हो तो उसके दल, उसके सहयोगी तो पाखंड करेंगे ही। सवाल यही है कि क्या इस देश को इंसाफ मिलेगा? यह मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जिस देश को रोजगार की जरूरत थी उसे बेरोजगार कर दिया गया। मोदी सरकार में 70% तकरीबन देश के लोग बेरोजगार हो गए हैं। 100 करोड़ की आबादी इस देश की गरीबी रेखा के नीचे जाने वाली है। जिस तरह की स्थितियां देश में बनी है, आईएमएफ की रिपोर्ट यह कहती है कि भारत नंबर 3 और सी ग्रेड में आ गया है, 7वें नंबर पर फिसल करके जीडीपी पे जाता हुआ नजर आ रहा है। सरकार इस देश की जीडीपी 6.5% बताती है, जबकि बड़े बड़े अर्थशास्त्री कहते हैं कि 2.7% पे है। सरकार से उम्मीद सच की नहीं, सरकार से उम्मीद इंसाफ की नहीं। इस सरकार का क्या होगा? क्या कहीं ऐसा तो नहीं बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल की उम्मीद कर रही है यह सरकार? हमारे देश का लोकतंत्र की जड़ें बड़ी मजबूत है। 1000 मोदी आ जाए तो इस देश के लोकतंत्र के जड़ों को नहीं हिला सकते। दीमक है, गेहूं है, घून में पिस जाएगा, लेकिन उसे खुरेदने का कार्य कर रहे हैं जो बड़ी घातक है। बड़ी चालाकी और सूझबूझ के साथ जिस तरह से इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश, उसी संविधान को बदलना है और उसी का आड़ लेकर के यह लूट खसोट मचाए हुए, यह बात जनता समझ गई है। और जब जनता समझ गई है तो सरकार हिल गई है। सरकार गिर जाएगी या बचेगी यह वक्त बताएगा, लेकिन मोदी का इस्तीफा आने वाले दिनों में लगता है हो जाएगा। आप दर्शक क्या सोचते हैं? आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है? कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीवी TFD इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।